दिल्ली सिमी देहरादून थांनाय बास मालखंगो कासाजाक उमर सकसुगिया बुरि रमफ्रे जाकपिउका खरक बचेला रगबाय अब्रिनि उमर जिदक तंथाय पांजाबो रमफ्रे नायरकनि मुंखा ड्राइवर धर्मेंद्र सिंह राजपाल राणा ते कंडक्टर देवेंद्र ते रवि ते बास स्टैंडनि केसियार राजेश सुनकर बुरै साइसुं बास नुगै पुइला धर्मेंद्र बाय देवेंद्र और सामुनो तांगमानि यागुलो ते खोंसा बासनि राजपाल बाय रवि नुगै चुबानानो कारे साकनि मुचुकमा साक बतकनो तिख्लाइ रमफ्रे लायखा यागुलो बास स्टैंडनि केसियार राजेश सुनकर बरकनो लगिरि बै रमफ्रेका अबुरिनो आशिके डिप्रेस खलाइ देहरादूननि आईएसबीटी मेगा पॉइंट नुगै आरोनि गार्ड 1098 फोन खाई नायमथाग्रको याफारि रहका आसुके लेंजा खाकबायनि दाराते शाकनि स्थिनि मुं फनारि उइमानलिया बेबाकनो मैतुनि फान करि जाखा शाकनि बुंगो फादे दं याखिबा करै कामिनि मुंरक मुंसा शिलिया सालथामरबाय काउन्सिलिं खालामनि यागुलो पाइथाक सालो साबिक नारिका बनो खरक बसला रफले जाखिनै नायमथाग्रक खनामा लगे लगेनो शाक थारै आईएसबीटी नि सीसीटीवी फुटेज सेरि नायै अ खरक बानो रमितिक लायका तेरह तारीख को इसमें जो है सूचना वहाँ पर जो 1098 है चाइल्ड हेल्पलाइन है, इनको सूचना वहाँ के गार्ड द्वारा दी गई थी कि एक बालिका संदिग्ध परिस्थितियों में वहाँ पर बैठी एक शॉप पर कुछ खा रही है और इस तरह वहाँ पर कोई संदिग्ध व्यक्ति भी दिख रहा है। तो इसको देखते हुए 1098 ने अपनी टीम के अन्य सदस्य को बुलाया और बच्ची से जो पूछताछ करी, उस पूछताछ में बिटिया द्वारा ये नहीं बताया गया कि वो कहाँ से आई है, किन परिस्थितियों में आई थी, और उसके द्वारा अपना घर कहीं कभी अन्य शहरों में बताया गया। और माता पिताजी के बारे में पूछने पर उसके द्वारा ये बताया गया कि उनके माता पिताजी की डेथ हो चुकी है। तो इस सब चीज़ों को परिस्थितियों को देखते हुए जो 1098 की चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम है, इनके द्वारा CWC के माध्यम से उसको काउंसलिंग के लिए ले जाया जाता, बाल निकेतन ले जाया गया था। और वहाँ इसके बाद उसकी फर्स्ट डे जो काउंसलिंग हुई थी, उस काउंसलिंग में भी वो नॉर्मल परिस्थितियों में उसने इसके द्वारा ऐसा कुछ नहीं बताया गया और अपने घर के बारे में भी बहुत ज्यादा डिटेल नहीं दी गई। तो काउंसलिंग रिपोर्ट के अवलोकन से भी स्पष्ट हुआ, पूछताछ से भी। सेकेंड डे फिर से काउंसलिंग हुई, चूंकि काउंसलिंग लगातार होती है वहाँ बच्चों की, क्योंकि घर के बारे में और किन परिस्थितियों में वो यहाँ पर कैसे आए, तो इस सब चीजों की जब सेकंड डे काउंसलिंग हुई, थर्ड डे काउंसलिंग हुई, तो कहीं ना कहीं बच्ची द्वारा ये बात बताई गई कि जो है उसके द्वारा 5 लोग द्वारा गलत कार्य किया गया था। चूंकि मामला जब इस तरह का सामने आया पूछताछ में काउंसलिंग के दौरान, तो थाने पर जो है कल साय जोन के द्वारा तहरीर दी गई थी। उस तहरीर के आधार पर 5 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध जो है 70 जो BNS हमारा नया एक्ट है उसके तहत और पोक्सो अधिनियम के तहत केस रजिस्टर्ड हो गया था। चूंकि बिटिया से जब इस जानकारी के बारे में घटनाक्रम कहाँ का हो सकता है, जो हमारी स्पेशल टीम जो महिला अधिकारियों की बनाई गई, तो उसके बाद फिर पता चला कि घटनाक्रम जब वो बस से दिल्ली से बस से आई थी तो घटनाक्रम बस का था। तो इसके बाद वहां की सारी CCTV फुटेज को लेकर अवलोकन किया गया। उस अवलोकन के बाद बिटिया को देखा कि रात के करीब 1-1:30 बजे के करीब एक शॉप पर वहीं पर बैठी हुई थी और एक संदिग्ध व्यक्ति भी वहां पर खड़ा हुआ था, और जिसको गार्ड ने भी पहचाना था कि यहाँ एक व्यक्ति यहाँ था, और इसकी सूचना तभी उसने 1098 को दी थी। तो इसके आधार पर संदिग्ध व्यक्ति को जब हमने ट्रैक डाउन किया और आसपास के लोगों से जानकारी करी, तो पता चला वह दिल्ली और देहरादून के बीच में जो बस चलती है उसका ड्राइवर था। तो उसको पूछताछ के लिए जब हमने उसको राउंड अप किया, तो पूछताछ में उसने घटनाक्रम का खुलासा किया कि उसके द्वारा कश्मीरी गेट पर जब बस खड़ी थी तो ये बच्ची वहां पर उसको मिली थी, और इसके बाद इसने बहला फुसलाकर उसको अपनी बस में उसको ले आया था, और यहाँ आके उसकी नीयत खराब हुई और उसने गलत काम किया बस में। चूंकि जब ये कार्य उसके द्वारा किया गया था, तो उसका जो कंडक्टर है उसको भी इसकी जानकारी थी, तो उसके द्वारा भी इस कृत्य को किया गया था। साथ ही साथ वहां परिसर में पीछे जहां इनकी पार्किंग होती है, वहां काफी सारे बस और ड्राइवर और इस तरह के लोग वहां पर रहते हैं। तो इस चीज की जब जानकारी अन्य उसके ड्राइवर को हुई थी दूसरे बस के, तो उसके द्वारा भी गलत कार्य बच्ची के साथ किया गया, जैसा कि पूछताछ में अभी तक आया है। तो इस तरह से चिन्हित करके हमारे पास 3 बस के ड्राइवर, एक कंडक्टर और एक कैशियर जो कैश कलेक्शन का काम करता है, उसकी संलिप्तता इस बात में प्रकाश में आई थी। तो 5 लोग को राउंड अप करके हिरासत में ले लिया गया। जो बस आइडेंटिफाइड हुई थी, रात इसमें स्टेट की फोरेंसिक टीम को बुलाकर जो साक्ष्य संकलन की कार्रवाई इसमें की गई है। साथ ही जो हमारी काउंसलिंग की टीम थी, जो अलग अलग लोगों ने काउंसलिंग करी थी, उनसे भी वार्ता कर ली गई है। अब पूछताछ के बाद बिटिया का जो था कि गांव का नाम पता चला था, उस गांव के नाम के आधार पर हमने वहां पर पुलिस से संपर्क करके टीम को वहां भेजा, और वहां पर ये पता चला कि बिटिया जो वहां पर उनके पेरेंट्स जिंदा है
और वहाँ के जो मौजूद लोग हैं उनसे भी बात की गई है और उनको भी यहाँ पर बुला लिया गया, क्योंकि आने के बाद और चीजें स्पष्ट हो पाएंगी कि किन परिस्थितियों में बिटिया अपने घर से दिल्ली पहुंची और दिल्ली के बाद देहरादून आई। लेकिन जो भी इस पूरे कांड में अभी तक जो 5 लोग की संलिप्तता थी, जैसा कि काउंसलिंग में भी 5 व्यक्तियों के बारे में बताया था बिटिया ने, उन सभी 5 को अरेस्ट कर लिया गया और साक्ष्य संकलन की कार्रवाई हमारी आगे चल रही है। सर, किन किन धाराओं में उन आरोपियों पर मुकदमा दर्ज हुआ है और अब आगे की किस तरह से कार्रवाई की जाएगी? देखिए 70/2 जो हमारी जो BNS की सेक्शन है, जो पहले गैंग रेप में यूज हुआ करती थी, उसके तहत और हमारी जो पोक्सो अधिनियम की नाबालिग के विरुद्ध है, वो उसके तहत मुकदमा दर्ज